SK21, Paper 4, Lecture number 2. 52-year-old hypertensive patient started on combination of beta blocker and thiazide diuretic. At follow-up, his physician advises strict adherence to exercise and diet to prevent which drug-related complication. तो ये हमने already past MCQs में पढ़ा है, insulin resistance and dyslipidemia. Which of the following drug is contraindicated due to risk of bronchospasm? 28-year-old, ये सिनेरियो थोड़ा ठीक नहीं है. 28-year-old woman with a history of bronchial asthma presents with hypertension management. तो उसमें आपने फिर क्या नहीं देना, तो उसमें आपने फिर प्रोपेनोल नहीं देना. अच्छा, इन bronchial asthma the primary site of airflow obstruction is, primary site of airflow obstruction कौन सा है? That is bronchioles. Option number E. 25-year-old with asthma undergoes pulmonary function testing during an acute attack. Which lung volume is most likely increased? तो ये आपके साथ एक obstructive disease है, इसमें आपके साथ residual volume increase होगा. Option C. A child presents with fever, sore throat and a bright red tongue with prominent papillae. Strawberry tongue culture from the throat grows gram-positive cocci in chains, beta hemolytic on blood agar. ठीक है, तो आपने इसमें याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स हैं. दूसरी बात ये है कि इसमें रेड ब्राइट टंग आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रॉबेरी टंग आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ अ सिनेरियो ऑफ स्ट्रेप्टोजीन्स. अच्छा, इससे पहले आपको जो है आपने ये याद रखना है कि ये इस क्वेश्चन में जो हमारे साथ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होते हैं उसमें आपके साथ TLC, FRC और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आपके साथ क्या होते हैं? ये आपके साथ इंक्रीज़ होते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो FEV1 एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है और FEV1 बाय FVC है वो आपके साथ डिक्रीज़ होंगे. ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन से इंक्रीज़ होते हैं? TLC, FRC और रेजिडुअल वॉल्यूम. TLC फॉर टोटल लंग कैपेसिटी, FRC फॉर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम. अब यहाँ पे FRC भी इन्होंने दिया है. ठीक है, लेकिन RV जो है वो आपके साथ ज़्यादा, RV इज़ मोर देन FRC, इस तरह याद रखो. ठीक है, और ERV और FEV1 बाय FVC आपके साथ डिक्रीज़ होता है. FEV1 भी आपके साथ, सिर्फ FEV1 का भी पूछे तो वो भी आपके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव में डिक्रीज़ होगा. जो रिस्ट्रिक्टिव है उसमें TLC, FRC, रेजिडुअल वॉल्यूम आपके साथ डिक्रीज़ होते हैं. FEV1 बाय FVC आपके साथ उसमें इंक्रीज़ होता है. ये दूसरा था स्ट्रेप्टोजीनीस के बारे में. रेड स्ट्रॉबेरी टंग है, ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन है, बीटा हेमोलिटिक ऑन ब्लड एगर. 5-year-old boy presents with persistent fever for 6 days, bilateral conjunctivitis, conjunctival injection, crack lips and a strawberry tongue. 5-year-old का चाइल्ड है, कंजक्टिवाइटिस है उसको, क्रैक्ड लिप्स है, स्ट्रॉबेरी टंग है. तो ये आपके साथ कावासाकी डिजीज़ की तरफ जा रहा है. He also has swelling of hands and feet with desquamating rash. तो जब भी आपको desquamating rash मिले ना और बैक्टीरिया के बारे में ये आपसे पूछते हैं तो you should directly go for Strep aureus. तो ये आपके साथ कावासाकी सिंड्रोम है, कावासाकी का सिनेरियो है, यहाँ पे इन्होंने दिया भी है. और इसमें आपके साथ desquamating rash है, वो Strep aureus की वजह से हुआ है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी है तो वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन. अच्छा, फिर इसके बाद है 35-year-old woman presents with fatigue, non-productive cough and mild dyspnea for 3 months. She has no history of TB. On examination TB नहीं है तो on examination there is bilateral parotid swelling. ये एक कीवर्ड है. an erythematous nodule over the shins. Chest X-ray shows bilateral symmetrical hilar lymphadenopathy. तो ये डायग्नोस्टिक है सार्कोइडोसिस के लिए. विदाउट लंग इन्फिल्ट्रेट्स, सीरम एस लेवल्स भी आपके साथ एलिवेटेड है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सो दिस इज़ सार्कोइडोसिस. अच्छा, फिर ये अगर आपने ये पढ़ना है एक्सप्लेनेशन तो यू कैन. फिर है 42-year-old मैन प्रेजेंट्स विद सडन
a severe epigastric pain radiating to the back associated with nausea and vomiting. ECG is normal. What is the most appropriate next investigation? एपिगैस्ट्रिक पेन है जो आपके साथ बैक पे जाता है, तो दिस इज़ पैंक्रेटाइटिस. इसमें हम पहले सीरम लाइपेज करते हैं. 65-year-old man with a history of MI presents with acute shortness of breath, hypertension, cold clammy skin and oliguria. On examination there is raised JVP, bilateral basal crepitation and S3 gallop. ECG पे आपको ST segment elevation in the anterior lead नज़र आ रही है. ठीक है. What is the most likely cause of his cardiogenic shock? तो इसके cardiogenic shock का cause क्या है? This is left ventricular pump failure due to extensive MI. ठीक है, left ventricular pump failure है due to extensive MI. 46-year-old woman presents with sudden onset epigastric pain radiating to the right hypochondrium associated with fever and nausea. On examination there is marked tenderness in the right hypochondrium with a positive Murphy sign. ठीक है. लैब रिजल्ट्स आपके साथ elevated WBC count and normal lipase है, तो this is acute cholecystitis. ठीक है, cholecystitis positive Murphy sign है, tenderness in the right hypochondrium है, तो typical scenario of acute cholecystitis. 5-year-old boy है with recurrent abdominal bloating, cramps and loose stools. ठीक है. Symptoms worsen after eating milk pudding. ये इसका कीवर्ड है. ईटिंग मिल्क पुडिंग के बाद उसको क्या चीज़ हो रही है? हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट भी उसका पॉजिटिव आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायग्नोस? सो दिस इज़ लैक्टेज डिफिशिएंसी. ठीक है. जब उसको सिम्टम्स वर्सन होंगे आफ्टर ईटिंग मिल्क पुडिंग, दिस इज़ ड्यू टू लैक्टेज डिफिशिएंसी. 35-year-old woman presents with chronic widespread musculoskeletal pain, fatigue and poor sleep. On examination there is tenderness or palpation of multiple soft tissue sites over the neck, shoulders and back. Laboratory investigations are normal. Which of the following is the most likely diagnosed? तो ये आपके साथ है fibromyalgia. Musculoskeletal pain हो रहा है, poor sleep है, tenderness on palpation है, multiple soft tissues आपके साथ involved है of different areas, neck, shoulder and back. तो this is fibromyalgia. फिर उसके बाद है आफ्टर सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियमिया, द बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली persist in which organ leading to a carrier state. तो सल्मोनेला टाइफी के बाद जो बैक्टीरिया है वो आपके साथ रिजाइड करता है गॉल ब्लैडर में. ठीक है. बैक्टीरियमिया, द बैक्टीरिया persist in the gallbladder epithelium, especially in the patient with gallstones, causing chronic carrier state. अच्छा. Patient presents with sudden onset of severe pain, extensive soft tissue swelling and signs of gas gangrene after a deep wound injury. On examination there is rapid progression of the tissue necrosis with foul smelling discharge. तो जब भी आपको foul smelling discharge मिले, ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने आपको कहा है कि गैस गैंग्रीन में है. गैस गैंग्रीन इज़ टिपिकली सीन इन, सिर्फ एक बैक्टीरिया में आपको गैस गैंग्रीन मिलता है, दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस. ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस. ठीक है. फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या क्रेपिटिस भी आपको मिलता है यहाँ पे. पेशेंट विद पार्किंसोनिज्म डेवलप नोजिया एंड वॉमिटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीएमेटिक इज सेफ टू यूज़ विदाउट वर्सनिंग पार्किंसन सिम्टम्स? तो जब भी पार्किंसन डिजीज़ होगा एक पेशेंट को आपसे एंटीएमेटिक के बारे में पूछते हैं तो डायरेक्टली गो विद ऑन्डेंसेट्रोन. ठीक है. ऑन्डेंसेट्रोन के पास जाना है आपने डायरेक्टली. फिर उसके बाद है पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया ऑन हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी डेवलप्स एक्यूट किडनी इंजरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर? तो एक पेशेंट है उसको सिकल सेल एनीमिया है, हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी ले रहा है. ठीक है. उसके बाद उसको AKI डेवलप हुई. तो ये क्यों उसको AKI डेवलप हुई? ये डिहाइड्रेशन की वजह से. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया ऑन हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी डेवलप AKI. तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? ये डिहाइड्रेशन की वजह से. पेशेंट प्रेजेंट्स विद सीरम सोडियम 160 एंड ब्लड ग्लूकोज 400. ही इज़ हीमोडाइनामिकली स्टेबल एंड देयर आर नो साइंस ऑफ शॉक. विच इंट्रावीनस फ्लूइड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टार्ट? तो इस केस में आपने उसको 0.45% नॉर्मल सेलाइन शुरू करना है. अगर एक पेशेंट स्टेबल हो, हाइपरनेट्रीमिया हो और हाइपरग्लाइसीमिया हो
तो 0.45% नॉर्मल सेलाइन आपने शुरू करना है। ठीक है, अगर पेशेंट आपके साथ शॉक में हो या वाइटली अनस्टेबल हो तो उसमें आपने पहले उसको 0.9% नॉर्मल सेलाइन देना है, देन कंटिन्यू 0.45% नॉर्मल सेलाइन, ताकि उसकी हाइपरनेट्रीमिया करेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोनेट्रीमिया एंड लो सीरम ऑस्मोलैलिटी। सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम है, यूरिन सोडियम इज़ एलिवेटेड, यूरिन में सोडियम ज़्यादा है, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी आपके साथ हाई है डिस्पाइट लो सीरम ऑस्मोलैलिटी। तो दिस इज़ अ टिपिकल सिनेरियो ऑफ SIADH। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं। SIADH में क्या होता है कि ड्यू टू एक्सेसिव ADH आपके साथ बहुत वाटर रिटेन हो जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सीरम की ऑस्मोलैलिटी आपके साथ क्या होती है, लो सीरम ऑस्मोलैलिटी, हाई यूरिन सोडियम एंड हाई, जिसकी वजह से यूरिन की ऑस्मोलैलिटी आपके साथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा ADH में आप सिंपली ये याद रखो कि बहुत ज़्यादा ADH आपके साथ होता है, तो उसके ADH का काम क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्व करेगा। जब वाटर को रीअब्जॉर्व करेगा तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी आपके साथ ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज़ वेरी हाई। ठीक है, और जो अंदर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर patient presents with weakness and flaccid paralysis involving both upper and lower limbs. There is muscle wasting, fasciculation, and decreased deep tendon reflexes. Sensory examination is normal. Which of the following is the most likely diagnosis? तो जब भी एक पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस हो जिसमें अपर और लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व हो, मसल फेसिकुलेशंस भी हो, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आपके साथ डिक्रीज हो, तो ये पोलियो का सिनेरियो है, पोलियो माइलाइटिस का। ALS में बोथ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें सेंसरी लॉस नहीं होगा। जो आपके साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें अपर मोटर न्यूरॉन साइंस होते हैं और सेंसरी सिम्टम्स CNS डीमाइलिनेशन। जो गुलियन बेयर सिंड्रोम होता है इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होते हैं और सेंसरी लॉस, एक्यूट प्रोग्रेसिव एरेफ्लेक्सिया आपको नज़र आएगी। पोलियो में सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होते हैं, नो सेंसरी लॉस होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में सेंसरी और मोटर लॉस आपको दोनों नजर आएंगे। पेशेंट हैज़ लीजन अफेक्टिंग द थर्ड वेंट्रिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट। तो एक पेशेंट को लीजन है थर्ड वेंट्रिकल में, उसको क्या सिम्टम फेस होगा, उसमें कौन सा सिम्टम प्रेजेंट होगा, तो उसकी मेमोरी इम्पेयर होगी और उसको बिहेवियर के चेंजेस होंगे जब उसका थर्ड वेंट्रिकल अफेक्ट होगा। थर्ड वेंट्रिकल में लीजन होगा तो व्हाट विल ही हैव, व्हाट आर द सिम्टम्स ही इज गोइंग टू हैव, ही विल हैव मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड बिहेवियरल चेंजेस। अच्छा, फिर इसके बाद है ये आप फिर पढ़ सकते हो, थर्ड वेंट्रिकल जो है आपके साथ बिटवीन द टू हाफ ऑफ डायंसेफेलॉन पड़ा होता है। इट इज़ रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। तो अगर इसका लीजन हो जाए तो आपके साथ मेमोरी डिस्टर्बेंस, बिहेवियर चेंजेस, एंडोक्राइन डिसफंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ V/Q रेशो डिक्रीज। तो V/Q रेशो आपके साथ लो या डिक्रीज कब होगी, पल्मोनरी एडेमा में। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ शोल्डर पेन व्हेन ट्राइंग टू comb hair or reach behind the head. On examination, there is weakness in initiating arm abduction and tenderness over the shoulder. Which of the following muscle is most likely involved? तो इसमें supraspinatus involve होगा। supraspinatus और deltoid दोनों पे नवंबर 25 में MCQ आया था। Patient sustains a midshaft humerus fracture. Which of the following movement is most affected due to radial nerve injury? तो radial nerve injury की वजह से कौन सा फंक्शन या कौन सा मूवमेंट इफेक्ट होता है, दैट इज़ द रिस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद ड्राई रफ स्किन एंड नाइट ब्लाइंडनेस, आई एग्जाम शोज बिटॉट स्पॉट्स एंड कॉर्नियल जीरोसिस। तो ये क्या चीज़ है, विटामिन A की डिफिशेंसी है। एल्कोहलिक पेशेंट है प्रेजेंट्स विद कन्फ्यूजन ऑफ्थेल्मोप्लीजिया एंड एटेक्सिया। तो इसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर
Alcoholic with confusion of thermoplegia and ataxia is B1 thiamine। ये आपके साथ वर्निकी कोरिशकॉफ सिंड्रोम कॉज करवाता है। उसके अलावा ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी का काम सीएनएस डिसफंक्शन होता है और वेट बेरी बेरी जो है हार्ट के साथ रिलेटेड होता है। 25-year-old athlete falls on an outstretched arm and develops shoulder pain with limited range of motion. On examination, there is tenderness anteriorly and increased anterior translation of humeral head. Injury to which ligament is most likely caused? तो इसमें आपके साथ इंजरी हुई है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट में। जब एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमरल हेड होगा तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट आपके साथ डैमेज होगा। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो है दीज आर थिकनिंग ऑफ जॉइंट कैप्सूल और ये आपके साथ प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट स्टैटिक स्टेबलाइजेशन टू शोल्डर जॉइंट, particularly arresting anterior dislocation of the humeral head. 50-year-old man with a long history of GERD presents with evaluation endoscopy shows salmon-colored mucosa extending above the G junction. Biopsy revealed replacement of normal squamous epithelium with columnar epithelium containing goblet cells. What is the underlying pathological process? तो इसमें आपके साथ एपिथेलियम की बात जब भी की जाए कि एक एपिथेलियम दूसरे के साथ रिप्लेस हो गया, दिस इज़ मेटाप्लेजिया। A young adult with morphonoid hepatitis presents with lens dislocation. Lab analysis reveals elevated homocysteine and cysteine levels. What is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ हो गया होमोसिस्टीनूरिया। ठीक है, जब भी आपके साथ होमोसिस्टीन लेवल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और लेंस डिस्लोकेशन हुई होगी तो दिस विल बिकम होमोसिस्टीनूरिया। ठीक है, लेंस आपके साथ डिस्लोकेट हुआ है, मार्फोनॉइड हैबिटस की तरह है और सिस्टीन और होमोसिस्टीन ज़्यादा हुआ है, सो दिस इज़ होमोसिस्टीनूरिया। ठीक है, अच्छा, होमोसिस्टीनूरिया बिल्कुल मॉर्फन सिंड्रोम की तरह फीचर्स होंगे, उसमें भी आपके साथ लेंस डिस्लोकेशन होगी, साथ में आपको एलिवेटेड होमोसिस्टीन एंड सिस्टीन लेवल मिलेंगे इन प्लाज्मा एंड यूरिन। सर्जिकल इंसिजन इज मेड थ्रू द cricothyroid membrane. Which structure lies immediately posterior to the cricothyroid membrane and is at risk of injury during this procedure? ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि अगर एक इंसिजन हुआ क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन में तो कौन सा स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली टू द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन इज़ एट रिस्क ऑफ इंजरी, दैट इज़ द एसोफेगस। ठीक है, a patient who underwent partial gastrectomy presents with episodes of sweating, palpitation, abdominal cramps and diarrhea occurring 30 minutes after meal. Which of the following is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ टिपिकल सिनेरियो है कि जब भी एक पेशेंट के पार्शल गैस्ट्रेक्टमी होती है उसके बाद उसको एपिसोड्स ऑफ स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया नज़र आएंगे, तो दिस इज़ डंपिंग सिंड्रोम। A patient developed bleeding from gastric ulcer located on the posterior wall of the stomach. Which artery is most likely to be the source of this bleeding? जब भी एक आपसे पूछते हैं कि posterior wall of the stomach पे कौन सी आर्टरी है, so that is your splenic artery. अभी इसमें है yes, option E is the splenic artery. What is the most common site of congenital diaphragmatic hernia? Congenital diaphragmatic hernia का most common site जो है that is your lumbocostal Bochdalek triangle। ठीक है, congenital diaphragmatic hernia में कौन सा most common site है, that is the lumbocostal triangle। ठीक है, ये lumbocostal triangle जो है it is a posterolateral defect through the abdominal viscera और इसकी वजह से it may herniate into the thoracic cavity, commonly on the left side. In which sampling method is population divided into homogeneous subgroups and then random samples are taken from each subgroup proportionally? ठीक है, तो that is stratified sampling। ठीक है, फिर उसके बाद है a man is reprimanded harshly by his boss at work but does not express his anger there. Later at home he starts an argument with his wife over minor issues like cooking. This behavior is an example of displacement.
25-year-old man presents with fever, severe headache and neck stiffness. CSF एग्जामिनेशन में आपको ग्लूकोज 25 नज़र आ रहा है, प्रोटीन्स 220 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। WBC 1500. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसमें आपने याद रखना है कि दिस इज़, जब भी आपको मेनिंजाइटिस के साइंस नज़र आए, ठीक है, ग्लूकोज उसका कम है, ग्लूकोज कम होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। यही मेन जो कीवर्ड है, बैक्टीरिया लाइक्स टू ईट ग्लूकोज, ठीक है। फिर दूसरा हिंट है 90% न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स आपको सिर्फ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसमें आपके साथ क्या होगा कि WBC ज़्यादा होंगे, न्यूट्रोफिल्स कम होंगे, WBC ज़्यादा होंगे, ग्लूकोज कम होगा, प्रोटीन्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। वायरल में WBC ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं। लिम्फोसाइट्स आपको वायरल, TB, फंगल तीनों में नज़र आएंगे, सिर्फ बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वायरल में ग्लूकोज आपके साथ नॉर्मल होता है और फंगल में आपके साथ WBC ज़्यादा होगा, ग्लूकोज कम होगा, लेकिन वहाँ पे आपके साथ लिम्फोसाइट्स, यू विल सी लिम्फोसाइट्स। फिर उसके बाद है 65-year-old man presents with sudden onset weakness of his right leg and difficulty walking. He is incontinent of urine and has impaired sensation over the right leg. Examination shows brisk reflexes in the right lower limb and an extensor plantar response. Which of the following artery is most likely occluded? तो ये आपके साथ है, इसमें लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है। 35-year-old asthmatic patient requires emergency surgery. Which induction agent is preferred due to the bronchodilatory property? तो bronchodilatory property में कौन सा एनेस्थेटिक आपने देना है? दैट इज़ केटामीन, ठीक है। 28-year-old man presents with a fractured tibia after a RTA. He is hemodynamically stable and requires analgesia. Which is the most appropriate drug for initial pain control? तो initial pain control के लिए we give morphine, ठीक है, we give morphine. Montelukast exerts its therapeutic effect by inhibiting which of the following? तो Montelukast आपके साथ सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, सिस्ट LT1 को मोन्टेलुकास्ट जो है इनहिबिट करता है। In a patient with a pelvic kidney undergoing contrast imaging, which of the following best explains the altered dye attenuation compared to normally located kidney? तो ये आपके साथ क्या होगा? This is anomalous blood supply causing delayed dye attenuation, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि जब भी एक पेशेंट को एक पेल्विक किडनी हो, उसको आपने कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग दी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन अल्टर्ड डाई एसिन्यूएशन? तो अल्टर्ड डाई एसिन्यूएशन को बेस्ट कौन सा एक्सप्लेन करेगा? वो ये होगा कि एनॉमलस ब्लड सप्लाई होगी जो आपके साथ डिलेड डाई एसिन्यूएशन काज करवाएगी। 28-year-old pregnant woman with SLE requires continuation of DMARD therapy. Which of the following drug is safe to continue during pregnancy? तो सबसे सेफ जो है दैट इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन फार्मा जो है सिर्फ टिपिकली रट्टा है, तो आपने इसको बस रट्टा करना है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है दैट इज़ सेफ एंड रिकमेंडेड फॉर प्रेगनेंसी इन पेशेंट विद SLE, और ये आपके साथ एक्टिविटी को रिड्यूस करवाएगा, ठीक है। फिर है 2-year-old child from a low socio-economic background is brought with swelling all over the body, irritability and a distending abdomen. The child has a history of inadequate protein intake despite sufficient caloric consumption. On examination there is pitting edema, skin changes, flaky पेंट अपीयरेंस, ठीक है, एंड हेपेटोमेगैली। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो है ये किस चीज़ के हैं? दे इंडिकेट टूवर्ड्स क्वेश्योरकर, ठीक है।
ओके, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ क्वेश्योरकर, ठीक है। अ 2-year-old child has following measurement: weight for height 2.5 standard deviation, mid upper arm circumference, no edema present, what is the nutritional status of the child। तो जब भी आपको मिड आर्म सरकमफ्रेंस, ये बहुत जो है बेतों का एमसीक्यू है, आपने इसके लिए डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे आना है। इसका आंसर है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो वेट फॉर हाइट बिटवीन -2 एंड -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके साथ इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है मैम, ठीक है। तो वेट फॉर हाइट -2 स्टैंडर्ड डेविएशन था, जब -2 या -3 होगा दिस इज़ मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। जब आपके साथ MUAC ग्रेटर दैन 11.5 सेंटीमीटर होगा तो इट रूल्स आउट सिवियर माल न्यूट्रिशन, और एब्सेंस ऑफ एडेमा confirms नो सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज प्लेस्ड फ्रॉम मदर to all her children but never from affected fathers. This type of inheritance is due to genes located in, तो ये mitochondrial DNA में। Which of the following is the most reliable biochemical marker used to assess long-term nutritional status? So that is your albumin. 30-year-old woman presents with episode of visual loss, weakness and sensory disturbance. MRI shows demyelinating plaque in the CNS. Which type of cell is primarily involved in this disease? तो CNS की बात आ जाए दैट इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। PNS की बात आ जाए तो वहाँ पे श्वान सेल्स लिखना है। ड्यूरिंग एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग ल्यूकोसाइट मूवमेंट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू? तो MRAT, MRAT ये इसका निमोनिक है, MRAT, तो MRAT ऑप्शन बी। In a patient with acromegaly, which of the following is the best biochemical marker to assess decrease activity? तो acromegaly में हम क्या करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल्स को देखते हैं, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ना है तो यू कैन रीड दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ कार्डिक एरिथमिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एरिथ्रोमाइसिन यूज? तो एरिथ्रोमाइसिन के साथ कौन सा चीज़ एसोसिएटेड है, दैट इज़ टॉर्सिड डिपॉइंटीज, ठीक है। टॉर्सिड डिपॉइंटीज जो है एरिथ्रोमाइसिन आपके साथ प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कॉज करवाता है एंड टॉर्सिड डिपॉइंटीज करवाता है, ठीक है। दूसरी बात आपने एरिथ्रोमाइसिन के बारे में ये याद रखनी है कि इसको हम डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी में देते हैं, ठीक है, डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी में। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दे कॉजेज Achilles tendon rupture, Achilles tendon rupture, ठीक है। 35-year-old man is diagnosed with Hep B infection. His lab results show positive HBsAg and HBeAg and high HBV DNA levels. Which serological marker best indicate that the virus is actively replicating? तो इन्फेक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके साथ कौन सी चीज़ इंडिकेट करती है कि वायरस आपके साथ रेप्लिकेट कर रहा है। सो दैट इज़ योर HBeAg। HBeAg जो है दैट रिप्रेजेंट्स योर इन्फेक्टिविटी। इन द गट एसोसिएटेड lymphoid tissue with specialized epithelial cells facilitate antigen uptake and deliver them to the underlying antigen presenting cells। तो आपने याद रखना है कि गट में आपके साथ सिर्फ M सेल्स मिलते हैं, ठीक है। जो गट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें अगर आपसे पूछते हैं कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल फैसिलिटेट एंटीजन अपटेक या जो भी कहें गट के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज़ M सेल्स। अ पेशेंट इज़ एडवाइज्ड अ लो फैट डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन लेवल इज़ लाइकली टू बी डिक्रीज्ड एज अ रिजल्ट? तो इसमें अगर लो फैट डाइट ले रहा है तो आप ये याद रखो, रट्टा कर लो कि लो फैट डाइट का काम है काइलोमाइक्रॉन के साथ, ठीक है। तो इसमें कौन सा लाइपोप्रोटीन लेवल्स कम होगा, दैट इज़ काइलोमाइक्रॉन। 22-year-old patient presents with daily high spiking fever, salmon color rash,
22 ईयर्स ओल्ड है, उसको स्पाइकिंग फीवर है, सैल्मन रैश है, उसको सैल्मन कलर एंड सिमेट्रिकल पोली आर्थराइटिस है। लैब्स पे आपको एलिवेटेड सीरम फेरेटिन नज़र आ रहा है। और व्हाट इज़ द डायग्नोज? तो दिस इज़ अ टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एडल्ट स्टिल्स डिजीज़। अगर आपने डिटेल में जाना है यू कैन सर्च इट आउट, लेकिन यहाँ पे आप याद रखो कि आपके साथ स्पाइकिंग फीवर होता है, सैल्मन कलर रैश होता है और सिमेट्रिकल पोली आर्थराइटिस की बात आ जाए तो दिस इज़ एडल्ट स्टिल डिजीज़। फेलियर ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट टू रिटर्न इनटू द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, अगर covered with a membrane हो, और failure of abdominal content to return into the abdominal cavity हो तो that is omphalocele। omphalocele जो है वो वापस failure to return होता है, आप उसको दोबारा वापस इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ एक सैक होगा, एक कवरिंग होगी, गैस्ट्रोस्कीसिस एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है और अनकवर्ड herniation होती है। 50-year-old man with a history of untreated syphilis presents with difficulty walking, lightning, pain in the legs and urinary dribbling. On examination, he has diminished lower limb reflexes with impaired proprioception. Which of the following best explain his urinary symptoms? तो उसके urinary symptoms को कौन best explain करता है? Autonomic neuropathy causing bladder atony। ये टेब्स डोर्सालिस का एक सिनेरियो है जहाँ पे आपके साथ डोर्सल कॉलम डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर एटोनी होती है और यूरिनरी रिटेंशन प्लस ड्रिबलिंग होगी। न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो है कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कार्डियक डेवलपमेंट, तो न्यूरल क्रस्ट सेल आपके साथ एंडोकार्डियल कुशंस बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखो। 52-year-old woman presents with irregular menstruation followed by cessation of periods for 12 months. Which of the following hormonal changes is most likely consistent with menopause? तो याद रखना है कि आफ्टर मीनोपॉज आपके साथ FSH और LH इंक्रीज़ होंगे और एस्ट्रोजन कम होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देखो, FSH और LH इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज एस्ट्रोजन, ठीक है, तो ये आप याद रखें। Phenotypic female presents with primary amenorrhea and scant pubic hair. Genetic testing reveal 46XY। 46XY आपको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में मिलता है, ठीक है। 46XX की बात हो तो उसमें फिर यू शुड राइट कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड दिस। न्यूरल क्रस्ट सेल्स अराइज फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो न्यूरल क्रस्ट सेल आपके साथ न्यूरल फोल्ड से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, न्यूरल फोल्ड से। अराइज फ्रॉम द न्यूरल फोल्ड, न्यूरल क्रस्ट सेल्स न्यूरल फोल्ड, ठीक है। A clinician tests the cremasteric reflex in the male patient by stroking the inner thigh. Which of the following nerve carries the afferent limb of the reflex? तो जब भी efferent की बात आ जाए तो उसमें genitofemoral nerve लिखना है, ठीक है। efferent reflex इसको कैरी करता है, that is genitofemoral nerve। 45-year-old woman presents with a 3-month history of morning stiffness lasting more than 1 hour, symmetrical joint pain and swelling in the small joints of her hand and wrist. On examination, there is tenderness and swelling of the proximal interphalangeal and metacarpophalangeal joint. Which of the following is the most specific laboratory test to confirm the diagnosis? तो इसमें आपने एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड anti-CCP एंटीबॉडी देखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर है patient presents with memory loss due to damage in which part of the brain associated with memory processing। memory का काम क्या होता है? that is hippocampus। इसमें जो है किसी को लाइक पास्ट की मेमोरी भी उससे चली जाती है या फ्यूचर की भी चली जाती है, रेट्रोग्रेड या एंटीरोग्रेड मेमोरी लॉस, ये सारा काम जो है हिपोकैम्पस का है, ठीक है। तो जब भी मेमोरी की बात आ जाए हिपोकैम्पस शुड बी योर आंसर। फिर है 60-year-old man presents with episode of dizziness as ECG shows progressive prolongation of PR interval followed by drop QRS complex. What is the most likely diagnosis?
तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है मोबिट्स टाइप 1 AV ब्लॉक, ठीक है। ECG में आपको प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ PR नज़र आ रही है फॉलोड बाय अ ड्रॉप बीट, ठीक है। तो दैट इज़ योर मोबिट्स टाइप 1, जिसे वेंकी बैक फिनोमेना भी कहते हैं। पेशेंट इज़ अनेबल टू फील, ये सारे हार्ट ब्लॉक्स आप पढ़ लो तो आप ये इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। पेशेंट इज़ अनेबल टू फील द वाइब्रेशन ऑफ अ फोन प्लेस्ड ऑन हिज फुट, which part of the nervous system is most likely affected, तो that is your nucleus dorsalis, Clark's column। जब भी वाइब्रेशन की बात आ जाए तो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस पिक करना है। A patient presents with loss of left visual field in both eyes but can still see objects in center of the vision, which of the following is the most likely lesion site? lesion site इसमें कौन सा होगा? दैट इज़ योर राइट ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, ठीक है, दैट इज़ योर राइट ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद है इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम वाई इज़ द PR शॉर्टन। तो वुल्फ पार्किंसन में आपके साथ PR क्यों शॉर्टन होता है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाईपास करते हैं AV नोड वाया एक्सेसरी पाथवे। इस एक्सेसरी पाथवे को हम कहते हैं बंडल ऑफ केंट। इस पे भी एक MCQ आया था, ठीक है। अच्छा, दैट्स वाई इट फॉर्म्स डेल्टा वेव्स, ठीक है। तो ये भी याद रखो कि वुल्फ पार्किंसन में आपके साथ डेल्टा वेव्स बनते हैं, ठीक है। 50-year-old patient presents with jaundice, right upper quadrant pain and elevated enzyme. Which of the following imaging modality is most sensitive and specific for detecting CBD stone? सेंसिटिव और स्पेसिफिक दोनों की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने MRCP की बात करनी है। थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं तो फिर यू चूज़ ERCP। सेंसिटिव और स्पेसिफिक की बात करें दैट इज़ MRCP। 45-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एपिस्टैक्सिस एंड डिफ़िकल्टी ओपनिंग द माउथ। ट्रिस्मस हो रहा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, एपिस्टैक्सिस है, ट्रिस्मस है, माउथ को भी ओपन नहीं कर रहा। मास नज़र आ रहा है नेजोफेरिंग्स में विच इज़ एक्सटेंडिंग इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ ए। ए क्या है? नेजोफेरिंजियल कार्सिनोम, दिस इज़ नेजोफेरिंजियल कार्सिनोम, सही है। फिर उसके बाद जो है पेशेंट अंडरगोज टोटल गैस्ट्रेक्टमी फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस in digestive enzyme is will most likely occur after surgery? तो ये आपके साथ है आफ्टर सर्जरी डिक्रीज पेप्सिन सिक्रीशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि क्या डाइजेस्टिव क्या चेंजेस आपको नज़र आएंगे आफ्टर सर्जरी डिक्रीज पेप्सिन सिक्रीशन। A patient presents with right-sided ptosis, meiosis and anhydrosis after neck trauma. What is the most likely diagnosis? टोसिस, हाइड्रोसिस, मायोसिस वगैरह है तो दिस इज़ हॉर्नर सिंड्रोम, सही है। पेशेंट हैज़ पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, एब्डोमिनल मसल बट इंटैक्ट डायफ्राम फंक्शन एंड नॉर्मल रिस्पायरेशन। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? तो लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करें तो दैट इज़ C7। अगर डर्माटोम की बात करें तो दैट इज़ C9, ठीक है। ये आपने पढ़ना है तो यहाँ पे you can pause this and you can read this. A patient with supravalvular aortic stenosis is most likely to have defect in which of the following proteins? तो एक पेशेंट को supravalvular aortic stenosis है, उसमें डिफेक्ट कहाँ पे होगा? उसमें डिफेक्ट होगा इलास्टिन में, ठीक है। जब भी पेशेंट को supravalvular aortic stenosis की बात की जाए और डिफेक्टिव प्रोटीन का पूछे तो उसमें इलास्टिन आपने लिखना है, ठीक है। चलिए ये मैं पढ़वा देता हूँ। द डायफ्राम जो है वो आपके साथ फ्रीनिक नर्व से इनर्वेट होता है, ठीक है। और सो रिस्पायरेशन इज़ प्रिजर्व्ड इफ इंजरी इज़ बिलो C5। आपके साथ रिस्पायरेशन फिर भी प्रिजर्व होगी अगर इंजरी बिलो C5 हो। एब्डोमिनल मसल जो है वो इनर्वेशन रिसीव करते हैं T7 से T12 तक और देयर पैरालिसिस इंडिकेट इंजरी बिलो T6, ठीक है। बिलो T6 is spared but above T7 is affected। बिलो T6 जो है वो आपके साथ स्पेयर होंगे, above T7 आपके साथ affected होंगी। पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब implies
involvement of spinal cord segment below lumbar enlargement. Injury at C7 affects lower limbs and abdominal muscle but spares respiration. Injury at T1 or below usually spares upper limb extension and some hand function, but abdominal muscle starts from T7 and onwards. ठीक है, चलें, let's go to the next one. Dopamine administration primarily causes which cardiac effect? तो डोपामिन जब भी आप एडमिनिस्टर करोगे तो उससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, ये याद रखो. डोपामिन देते हो तो क्या ज़्यादा होगी? द कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल इंक्रीज. हाउ डू ऑन्कोजेनिक वायरसेस प्राइमरीली कॉज कैंसर? ऑन्कोजेनिक वायरसेस कैसे कैंसर कॉज करवाते हैं? जब ये इंटीग्रेट करते हैं वायरल डीएनए को इनटू द होस्ट जीनोम और उसके सेल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं. तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. इसका मेन मैकेनिज़्म क्या है कि वायरल डीएनए अंदर चला जाता है, कॉजिंग ऑन्कोजीन एक्टिवेशन या ट्यूमर सेपरेशन की इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है, तो ये आपके साथ इंटीग्रेट होता है वायरल डीएनए इनटू द होस्ट जीनोम, वहाँ पे उसके सेल साइकिल को डिसरप्ट कर देता है. एथलीट में डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल इज़ प्राइमरीली कंपेंसेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एक एथलीट है, उसमें आपको डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग नज़र आ रही है डायस्टोल के दौरान. ठीक है, तो इसको कंपेंसेट कौन करता है? इसको कंपेंसेट करेगा जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. तो दिस विल कंपेंसेट the decreased ventricular feeling during the diastole. A patient with chronic heart failure has decreased cardiac output. Which of the following compensatory changes is most likely to occur to maintain arterial blood pressure? तो that is your increased TPR. ठीक है, बस इसको याद रखना है कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट आपके साथ डिक्रीज़ होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से सिस्टेमिक वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और आपके साथ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. अच्छा, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद टोसिस एंड हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया. जब भी आपको हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया की बात आ जाए, उसके साथ टोसिस भी मिले. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज़ डैमेज? तो दिस इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिप्लोपिया ट्रॉक्लियर में होती है. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया आपको मिलेगी ऑक्यूलोमोटर में. ठीक है, एब्ड्यूसन में भी हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन एब्ड्यूसन में आई गेस टोसिस नहीं होता. ठीक है, अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद truncal ataxia and gait instability. Imaging reveal a tumor located in the midline of the cerebellum. Which part of the cerebellum is most likely involved? तो जब भी ट्रंकल एटेक्सिया होगा, गेट इंस्टेबिलिटी होगी और ट्यूमर की बात की जाए तो वो ट्यूमर आपके साथ कहाँ पे होता है? ये आपको आपके साथ वर्मस को इन्वॉल्व करता है. दैट्स वाई उसको ट्रंकल एटेक्सिया वगैरह हुई है. वर्मस जो है इज़ द मिडलाइन सेरेबेलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रंकल कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. फिर उसके बाद है, अगर ट्यूमर होगा वर्मिस में तो ये आपके साथ ट्रंकल एटेक्सिया और गेट डिस्टर्बेंस कॉज करवाएगा. सेरेबेलर हेमिस्फीयर ट्यूमर कॉज लिम्ब एटेक्सिया. जो सेरेबेलम में ट्यूमर होंगे वो लिम्ब एटेक्सिया करवाएगा, जो वर्मिस में होंगे वो ट्रंकल एटेक्सिया करवाएगा. तो ये आपको याद होना चाहिए. Wormus truncal ataxia, cerebellum, limb ataxia. The primary motor cortex is located in which part of the brain? तो motor cortex की बात आ जाए तो that is precentral gyrus. Sensory cortex की बात आ जाए that is postcentral gyrus. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, premotor post sensory, premotor post sensory. अब patient presents with sudden onset of high grade fever, severe chest pain and a chest x-ray showing widened mediastinum. Which of the following is the most likely diagnosis? तो जब भी एक पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, सेवेयर चेस्ट पेन और चेस्ट एक्सरे पे आपको वाइडन मीडियास्टिनम नज़र आए, ठीक है,
तो ये वाइडन मीडियस्टर्नम आपको एओर्टिक डाइसेक्शन में नज़र आता है, ठीक है। A patient with acute MI develops hypotension and signs of right ventricular failure. Which coronary artery is most likely involved? तो ये जो है आपको acute MI है, hypotension है और right ventricular failure की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी आपके राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, ठीक है। इन अबाउट 85% ऑफ द पीपल जब राइट वेंट्रिकल इन्फार्क्शन होगा आपके साथ, वो राइट वेंट्रिकल की पंपिंग एबिलिटी को डिक्रीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से लेस ब्लड आएगा लेफ़्ट हार्ट पे, उसकी वजह से प्रीलोड डिक्रीज़ हो जाता है और वो आपके साथ हाइपोटेंशन करवाता है डिस्पाइट नॉर्मल और एलिवेटेड लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, पी ग्लाइकोप्रोटीन इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? तो ये आपने बस याद रखना है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, कि ये ड्रग इफ्लक्स करवाएगा फ्रॉम द सेल्स लीडिंग टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ड्रग इफ्लक्स करवाएगा सेल्स से, उसकी वजह से आपके साथ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होगी, ठीक है। ड्रग इफ्लेक्स करवाएगा फ्रॉम सेल्स लीडिंग टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो इन क्वेश्चंस में मैं सिर्फ आंसर इसलिए बताता हूँ बिकॉज दीज आर योर रिविजन लेक्चर्स, आपने इनको सिर्फ लास्ट वीक्स में देखना है जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, ताकि जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपके माइंड में बैठ सके। पी ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम क्या है? ये ड्रग इफ्लक्स करवाएगा फ्रॉम द सेल्स और उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होंगी, ठीक है। So this was all about paper number 4. If you've liked the video, please subscribe and thanks for watching. Allah Hafiz.